गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का सेट नंबर तीसरा चल रहा था। जो सेट नंबर तीसरा है 347 GB, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 3 चौथे का नंबर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथे का है जो प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्रॉफ्ट आदि अभिक्रियाओं का निर्माण होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हमारी होती है, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन से क्या होता है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्रॉफ्ट आदि अभिक्रियाओं का निर्माण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप और भी बड़ा लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को आप किस प्रकार से बना सकते हो, ऐसे करके तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं इनमें लॉन पेयर लगता है। दूसरी जो बनाओगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक लॉन पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ऐसे ही आप और बना सकते हो 3 बार, पर ये बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इतना लिखिए और उदाहरण दीजिए, बस इतना हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। हैलोजनन अभिक्रिया भी इसी के अंदर आती है, जैसे हम एग्जाम्पल डाल के बनाते हैं। जो क्लोरोबेंजीन है तो इसकी क्रिया आप कर दीजिए Cl2 से। तो आपको अच्छे से पता है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर क्या लग जाता है, क्लोरोबेंजीन लग जाता है, जिसका नाम क्या होगा, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। इसको आप पेपर में इतना भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। अब जो हमारा प्रश्न नंबर चौथे का है, इसमें आपसे पूछा गया है हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों बतानी है। तो जो हमारी विलोपन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, हेलो एल्केन की जो अभिक्रिया होती है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, मतलब डबल बॉन्ड लगे होने चाहिए। तो विलोपन जो अभिक्रिया है, प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर, इसमें आपसे 2 पूछे गए हैं। तो पहली जो है वो पूछा गया है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन जो एल्किल हैलाइड होता है, तो एल्किल का मतलब होता है आर, हैलाइड का मतलब होता है एक्स। एल्किल की जगह पे आप एथिल, मैथिल, प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं। हैलाइड में क्या होता है, कल फिर बाहर आएंगे आंटी, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो में आप कुछ भी रख सकते हैं जो कि पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्को एल्केन को हम लिखते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br, एथिल ब्रोमाइड रखा प्लस NaOH। इन्हें जब हम आपस में मिलाएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसा लिख देते हैं, यहाँ C यहाँ H2 प्लस यहाँ क्या बचा है NaBr और प्लस H2O। इतना बना दीजिए, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पूछा जाए तो बस KBr हो जाएगा, बकाया हमारा सेम ही रहेगा। इन दोनों में से आप किसी से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, फ्लोराइड, जो भी आपकी इच्छा हो। अब जो हमारा पूछा गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में, किसकी, हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का अन्य परमाणु या एक समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है, किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन की। ध्यान से समझना, मैं ऐसे डायरेक्ट बना रहा हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, कोई भी एल्किल है जिससे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित, तो R सिंगल बॉन्ड H रखा हमने, क्लियर। यहाँ लिखना है आपको, जो मैं लाइन खींच दूँ तो वहाँ लिखना होता है, आप कहें तो एक बार हम बोल दें और आप लोग लिख सकते हैं। जब हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में, किसकी, हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में एक या एक से अधिक परमाणु, एक या एक से अधिक परमाणु, कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का अन्य परमाणु या एक समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। अन्य परमाणु या एक समूह द्वारा क्या हो, प्रतिस्थापन, वो भी किसका, हाइड्रोजन का। तो मतलब वो एक समूह कह रहा है, तो यहाँ पे एक कोई भी आप हैलाइड समूह रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आपको रखना हो। तो मैंने रखा Cl2, इसको हमें बनाना है, क्या करना है, इसको हमें बनाना है। तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड, R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस यहाँ बचेगा HCl। देखो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, किसके साथ, Cl के साथ। तो वो यही कह रहा है, यहाँ उपस्थिति होगी जो वो हाइड्रोकार्बन की होगी, किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन की। तो आप कह सकते हो किसी हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एक समूह द्वारा विस्थापन ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि इस प्रकार बनाएंगे। अब देखो R की जगह पे हम रख देते हैं C2H5Cl और C2H5H6 करना पड़ेगा, और 5 करेंगे तो इसको ऐसे तोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे Cl2 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति, तो आप समझ गए, यहाँ पे हो जाएगा
C2H5 और ये एक Cl जुड़ जाएगी इसके साथ, तो हो जाएगा एथिल क्लोराइड, प्लस यहाँ बचा H, यहाँ बचा Cl, तो हो जाएगा HCl। तो आपने देखा प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। दूसरा विलोपन अभिक्रिया, जो कि चौथे का उत्तर है, और इसमें दो पूछे गए विलोपन और प्रतिस्थापन। तो पहली हमारी विलोपन अभिक्रिया हो गई और दूसरी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, और ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हमारा है जो ग नंबर, तो इसमें पूछा गया चौथे का ग है, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब फिनॉल आपको प्राप्त करनी है और किस किस से करना है ये इसमें पूछा गया है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनानी है। किससे बनानी है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको हम रेज कर देते हैं और स्क्रीनशॉट जैसे लेना हो वो ले सकता। बहुत सरल आता है पेपर, और पीछे वाले जिसने भी सेट ना देखे हो दो, तो उन्हें अच्छे से देखें और उन्हें एकदम याद ही कर लेना, रट लेना एकदम से, ये मान लीजिए। और जब आप 6 सेट पूरे लगा लेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे और हम छोड़ते जाएंगे आगे, क्योंकि जो पीछे लगे हुए हैं वो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले हम हेडिंग डाल लेंगे बढ़िया से। प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर, उत्तर क्लियर है। इसमें जो हमसे पहला पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से। ये सद नहीं रही है, क्लोरोबेंजीन से। चलो इसको हाथ में पकड़ लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करना। क्लोरोबेंजीन को आप जानते हो C6H5Cl, और प्लस किससे क्रिया करा दें कि हमें फिनॉल प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? फिनॉल। तो इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, NaOH, तो हमें प्राप्त होगा C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस NaCl, और प्लस, और इसमें क्या बन सकता है? H2O। एल्कोहल कहीं भी दिख जाए तो मैंने आपको बताया था जल जरूर निकाल देते हैं। अब हम सोडियम फिनॉक्साइड की पुनः क्रिया करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2SO4 मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5OH फिनॉल प्लस Na2SO4 बस। तो आप कह सकते हो क्लोरोबेंजीन से जो हम फिनॉल प्राप्त करेंगे तो वो हमें दो पदों में प्राप्त होती है। कितने पदों में? दो में। क्लोरोबेंजीन क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड और नमक और H2O प्राप्त होगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए आप दो का गुणा कर सकते, पर बैलेंस कोई भी नहीं आ रही तो छोड़ दो, मतलब कि जो उत्पाद है वो हमें सही प्राप्त होना चाहिए। अब क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड की हम पुनः जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब दूसरा जो पूछा गया है, एनिलीन से आपको बनाना है, क्या बनाना है? एनिलीन से फिनॉल प्राप्त करना है। तो एनिलीन से भी क्या होगा, इसमें भी दो पद प्राप्त होंगे, दो पद होंगे तब हम क्या बना पाएंगे? फिनॉल बना पाएंगे। एनिलीन
से फिनॉल प्राप्त करना। तो एनिलीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ देते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हो C6H5NH2 प्लस सोडियम नाइट्राइड NaNO2। नाइट्रेट बाबू NO3 होता है और नाइट्राइड NO2 होता है, और इसके साथ आपको HCl की भी क्रिया करानी पड़ेगी, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको जाके प्राप्त होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने रिएक्शन बनाई इनके नाम नीचे सबके आपको नोट में लिखना है अच्छे से। ये क्या है? बेंजिल क्लोराइड, सॉरी क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये है नमक, ये है जल। ऐसे यहाँ लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिनॉल और सोडियम सल्फेट। इसके नीचे नाम लिखेंगे, ये एनिलीन है, ये है सोडियम नाइट्राइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम पुनः C6H5N2Cl की क्रिया हम जल से कराएंगे, और जल के साथ इसे जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाता है? C6H5OH, और प्लस जो N2 है ये अलग निकल जाएगा, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें पूछा गया है बेंजीन से फिनॉल बनाना। किससे फिनॉल बनाना? बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? अब ये वाली जो रिएक्शन है ये भी हमारी कितने पदों में बनती है? तो ये भी जाके हमारी 2 पदों में बनती है। सबसे पहले हम क्रिया करेंगे बेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या होगा? C6H6 प्लस H2SO4। बेंजीन की जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? C6H5SO3H। ये जाके हमें क्या होगा? प्राप्त होता है। ऐसे हम पुनः मतलब इसकी क्रिया हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त हो जाता है C6H5SO3Na, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एसिड बन जाएगा। और इसको हम पुनः फिर से क्या कर देंगे? NaOH के साथ फिर मिला देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5OH। तो ये हमारी जो तीनों रिएक्शन है ये बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किस पर? जो प्रश्न नंबर 4 का घ है इस पर हम बात करेंगे, और इस पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है रोजोन मुंड अपचयन अभिक्रिया, बिल्कुल सरल है, सभी को आती होगी। फिर है स्टीफेन अभिक्रिया, ये भी बिल्कुल सरल है। फिर है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, इसमें कोख लिखा है जो कि गलत है, कोख नहीं होता है, कोच होता है। ये 3 आपसे पूछी गई हो, तीनों 1-1 नंबर में है, और ऊपर वाली भी तीनों 1-1 नंबर में थी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, और नहीं भी लिया हो तो बैक कर लें, बढ़िया से दोबारा से देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पुश करके। प्रश्न नंबर जो 4 है 4 का, ये हमारा है 4 का घ उत्तर। घ उत्तर ठीक। 4 का जो घ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। जो पहली हमारी है रोजोन मुंड अपचयन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है? जो एस्टिल क्लोराइड होता है, एस्टिल क्लोराइड का सूत्र होगा RCOL। कौन सी है? रोजोन मुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजोन
मुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जो एस्टिल क्लोराइड है तो RCOCl, एस्टिल क्लोराइड की जो हम क्रिया कराएंगे तो किससे करानी होगी? एस्टिल क्लोराइड की जो क्रिया होती है हाइड्रोजन से अपचयन कराने पर, और उपस्थिति होती है लेड की और बेरियम सल्फेट की। तो हाइड्रोजन से हमें अपचयन कराना है और उपस्थिति होती है लेड मतलब Pb, और यहाँ पे होता है बेरियम सल्फेट BaSO4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बाबू? एस्टिल क्लोराइड का लेड, एस्टिल क्लोराइड का ध्यान से सुनना या लिखते जाना साथ में, एस्टिल क्लोराइड का लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, क्या कराने पर? अपचयन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? RCHO और प्लस HCl, इतना प्राप्त हो जाएगा बस। तो R की जगह पे हम रख के देखते हैं CH3COCl प्लस H2, उपस्थिति सेम यही रहेगी Pb और BaSO4। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? CH3CHO एस्टिल्डिहाइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अभिक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे और काफ़ी सरल भी है, रोजोन-मुंड अपचयन अभिक्रिया। और ये जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं आप लोगों को ऑफलाइन में 30 से 35 पढ़ाई थी, उनमें से आप ये मान लीजिए सभी आ जाएंगी 101%। एक आधे जो ना आए, नहीं तो पूरी ही आएंगी और आप कर लेंगे, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। तो इसे लिखेंगे कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। एस्टिल क्लोराइड की क्रिया लेड या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराने पर या अपचयन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी जो रोजोन-मुंड अपचयन अभिक्रिया, ऐसे आप लिख भी लेंगे और समझ भी गए होंगे। अब दूसरी जो हमारी है वो है स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी है? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन मतलब स्टीफन, तो स्टीफन वो डॉन फिल्म में था और वो एक गुंडा था और डॉन हीरो ही था वहाँ पे। तो ये वो वाला स्टीफन नहीं है, ये स्टीफन है, और उससे आपको इसे याद रखना है। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्किल साइनाइड का क्या होता है, टिन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? R सिंगल बॉन्ड CN एल्किल साइनाइड प्लस क्या करना होता है इसमें? बिल्कुल इजी है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन, और जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है? और यहाँ पे उपस्थिति होती है टिन क्लोराइड की, जो कि मैंने लिखी नहीं, सॉरी। ठीक, स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा? एल्किल साइनाइड का टिन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एमीन, ईमाइन प्राप्त होता है। ईमीन क्या प्राप्त होता है? ईमीन। हाँ, स्टीफन अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और NH अकेला, क्या होगा? NH हमें प्राप्त होता है, और प्लस HCl, नहीं इसको मत लगा लो, बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक, अब जो दूसरी हमारी है गाटरमान-कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान-कोच अभिक्रिया में क्या होता है? गाटरमान-कोच अभिक्रिया, जो गाटरमान-कोच अभिक्रिया है इसमें आप क्या कहेंगे? बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या करना है? बेंजीन प्लस CO प्लस HCl। यहाँ आप लिख सकते हो, लिख नहीं सकते, आपको लिखना है, ये टिप्पणी है, ये पूरा नहीं लिखा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रिएक्शन बन गई तो आप टिप्पणी भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसमें भी समझाया, इसमें भी समझाया और इसमें भी बताया। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। AlCl3, वो भी कैसा है? निर्जल, निर्जलीकरण। तो हमें प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? बेंजल्डिहाइड। तो हमारी ये तीनों टिप्पणी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये एक एक नंबर की थी। ज़्यादा कुछ बड़ा भी आपको लिखना नहीं। और अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। सॉरी, इसमें तो और ही सरल है, रासायनिक समीकरण ओनली पूछे गए, पर हमने आपको थ्योरी भी बता दी। अगर आ जाए पेपरों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आपको इसमें थ्योरी लिखनी है। और रासायनिक समीकरण अकेला पूछा गया है तो ओनली आपको रासायनिक समीकरण ही बताना है। जैसे कि मैंने बनाया 1 2 3, बस ओनली रासायनिक समीकरण बना के छोड़ना है। यहाँ डाल देंगे रोजोन मुंड चयन अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण बनाएंगे। स्टीफन अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ओनली रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसमें पूछा गया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ना कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर पूछा जाता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो हमें फिर इसके बारे में भी लिखना पड़ता, नहीं लिखना है, ओनली रासायनिक समीकरण बनाना था। ठीक है। अब जो हमारा है 5वें का तो मोलर चालकता किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए, अब हमारे रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी मिलने लगे हैं। मोलर चालकता हमने आपको सेट नंबर 2 में भी बताया, फर्स्ट में भी बताया, वहाँ चालकता भी थी। तो मोलर चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मोलर चालकता किसे कहते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा m से। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे हम लोग। इसमें हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसे हमें सॉल्व करना है और जिसके अंदर आपके सेल स्थिरांक दिया गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब हम इसको देखते हैं। जो हमारा है 5वें का उत्तर, प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर। प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर। इसमें हमसे क्या पूछा गया? मोलर चालकता को समझाई। तो मोलर चालकता भी हाल हमने आपको बताया किसे कहते हैं। अब इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। जो R है वो हमें 480 ओम दिया गया है और मोलरता इसकी हमें दी गई है 0.02। तो M बराबर है जो बाबू वो दिया गया है 0.02 मोल लीटर इनवर्स और जो R है वो दिया गया है 480 ओम। बिलियन की मोलर चालकता की ज्ञात कीजिए, मतलब कि लैम्डा m है जो वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और सेल स्थिरांक, मतलब कि इसमें सेल स्थिरांक L/A जो आपको है वो दिया गया है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना दिया गया है? L/A बराबर आपको दिया गया है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि लैम्डा m बराबर क्या होता है, कि मतलब के कप्पा होता है यहाँ पे। लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 और बटे में क्या हो जाता है m, मतलब कि मोलरता। तो अब यहाँ पे आप कप्पा कैसे ज्ञात करोगे, उसका मान आपको दिया नहीं गया है। तो इसके बराबर के बराबर होता है 1/KR इंटू L/K। तो यहाँ से आप K का मान निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग निकाल ही लेंगे। K का मान निकाल के इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे।
दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको हम ये भी पहले वाले सेट में बता चुके हैं और दूसरे वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था, शायद देख लेना, आपके पास सारी क्लासें डली हुई हैं, क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे क्योंकि अब रिपीटेड आ रहे हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, आपके साथ क्या होना चाहिए कि जितना आप लर्निंग करेंगे सबसे बेस्ट है, उसके साथ आप प्रैक्टिस और टेस्ट और रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। LTPR ये सारी चीज़ें आप अगर नियम कानून से कंटिन्यू करते हैं तो आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। जो 2 सेट पढ़े हैं उनकी लर्निंग, प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन कंटिन्यू आप करते रहिए। 6 सेट हैं, जो 6 सेट अगर आप बार बार रोज़ 20 मिनट पढ़ेंगे तब भी आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान, तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं प्रश्न नंबर 5वें का जो खा है, प्रश्न नंबर 5वें का खा उत्तर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको पता ही है कैसे कहते हैं। तो k बराबर कितना दिया गया है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14 और सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, मतलब कि T1/2 बराबर आपको ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बिल्कुल ही सरल है और आप लोगों को अच्छे से आता है, आप लोगों ने याद भी किया है। तो क्या होता है, T1/2 बराबर 0.693 और बटे k, यही होता है। इसमें आप मान रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ k का मान रख देना और इसका इसमें भाग दे देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप लोग कमेंट में बताएंगे। दोनों बिल्कुल सरल ही सवाल हैं। और आप लोग वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि आप तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। और LTPR पर विशेष ध्यान दें, लर्निंग, टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, हर एक सब्जेक्ट का करें। आपसे दूसरा पूछा गया लेंथेनाइट अंकुचन। देखो पहले सेट में ही ऐसे कराया था, लेंथेनाइट संकुचन और लेंथेनाइट अंकुचन। जो हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है उसके जो पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ही ये मिल जाएगा, लेंथेनाइट संकुचन या अंकुचन इसी को कहते हैं। उप सहसंयोजक योजकों में संयोजकता आबंध द्वारा सिद्धांत BBPT को समझाइए। तो जो BBPT है ये भी आपको हमने बताया है और ये हमारी पिछली वाली वीडियो में ही है, मतलब कि सेट नंबर दूसरे का लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 6वां स्टार्ट होता है और प्रश्न नंबर 6वें में राउल्ट के नियम पूछा गया। राउल्ट के नियम भी उसी सेट में दिए गए थे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सब हमारे। अब 6 सेट लगा लिए, मैंने कहा था आपसे कि आपके 70 में 60 नंबर पक्का आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए 6 सेट की, और साथ में बकाया जो पढ़ाया वो सब भी पढ़ के चलना है, पर ये बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो आप ये मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके लगभग 30 प्रैक्टिकल्स के होते हैं और कुछ यहाँ से मिला के लगभग आप 70 प्लस नंबर 101% लेके आएंगे। और जो होशियार बच्चा है तो वो 90 प्लस लेके जाएगा। आप इतना ही 6 सेट ही सॉल्व करके चले जाएं, तब तक आप 70 में से 35 या 40 का तो करके आएंगे ही, कितने बड़े गधे हों या आप होशियार हों। होशियार होंगे तो 90 प्लस ही जाएगी। बस 6वें का और 7वें का है जो हम अब नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप लोग थोड़ी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें ध्यान से। और चलते हुए एक कहानी बता दें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा रखते हैं। तो जो दोस्त होता है और जो एक भाई होता है, कहते भाई हैं हम, तो दोस्त नहीं भाई हैं, तो भाई नहीं होते हैं। क्योंकि जो दोस्त होता है वो एक हीरे की तरह होता है। हीरा किसकी तरह होता है? हीरा की तरह होता है। और जो एक भाई होता है वो गोल्ड, सोने की तरह होता है। किसकी तरह? सोने की तरह। जो हीरा है इसे कार्बन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि सी होता है इसका सिंबल। सोना है, ये AU है, गोल्ड है, ठीक है। तो दोस्त होता है जो, वो एक हीरा है, मतलब हीरा तो बहुत महंगा होता है, ये सोच रहे होंगे। और जो एक भाई होता है जो हमारा परिवार है,
वो क्या होता है, गोल्ड होता है, मतलब कि सोना। अगर आपकी दोस्त से लड़ाई हो जाए ना, थोड़ी बात पे चैटन हो जाए, तो वो आपको एकदम इग्नोर मारने लगेगा, छोड़ देगा, चाहे जितना खास दोस्त हो। और अगर ऐसा दोस्त है जो आपको मतलब कि लड़ने भिड़ने के बाद वो अपना मानता है, तो वो एक गोल्ड है, भाई है आपका। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि जो हीरा होता है ना, इसमें अगर बेटा एक बार दरार आ जाए तो हीरा को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। और सोना है, इसमें एक बार दरार आ जाए, इसे पिघलाकर फिर से बनाया जा सकता है। तो जो परिवार होता है उसमें चाहे इतनी लड़ाई हो जाए पर वो एक हो सकता है, हो ही जाता है। समाज बाहर के सब मिला कर देंगे, पर दोस्त में अगर एक बार दरार आ गई तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और जो दोस्त आपका हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये मान लीजिए वो आपके परिवार का ही एक सदस्य है जो आपको लड़ने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। पर ऐसे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए दोस्तों के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। जो समय है वो पढ़िए, तो आपके साथ दोस्त और परिवार सब जुड़ के रहेंगे, कभी भी कोई भी दरार नहीं आएगी। तो एक बार चलते हुए फिर बता दें, अच्छे से समझ लेना, जो दोस्त होता है तो वो एक हीरे की तरह होता है, और जो एक भाई होता है, फैमिली होती है, वो आपकी सोने की तरह होती है। क्योंकि दोस्त में अगर एक बार दरार आ जाए, हीरे में एक बार दरार आ जाए, तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर गोल्ड में दरार आ जाए, टूट जाए, फट जाए, उसे फिर से हम पिघलाकर एक कर सकते हैं, पर हीरो को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। और दोस्त जो आपका फैमिली सदस्य बना हुआ है, लड़ने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे दोस्त होने भी चाहिए और आपका हमेशा साथ भी दें। पर आज की डेट में बहुत मुश्किल है कि ऐसे मिले, इसलिए पहले आप सक्सेस होइए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, तो आपके साथ सभी लोग रहेंगे और आप सबको साथ भी सकते हैं। तो हमारे यही दुआ है कि आप लोग अच्छे पढ़ें और अच्छे से नंबर लाएं। मिलते हैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।